हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्वागत है आपका हमारे दूसरे वीडियो में, जो कि रिलेशन फंक्शन चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और कल के वीडियो में हमने देखा रिलेशंस के बारे में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस। फंक्शंस बेसिकली क्लास 11th में भी आपने फंक्शंस को पढ़ा है। फंक्शंस के काफ़ी सारी टाइप्स भी पढ़े हैं क्लास 11th में, लेकिन यहाँ पर एक ओवरव्यू हम लेंगे। सबसे पहले फंक्शन को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जान लीजिए एक बात, फंक्शन नहीं है कोई आम बात। क्यों? क्योंकि फंक्शन हार्ट एंड सोल ऑफ कैलकुलस है। अगर फंक्शन पर बना ली पकड़ तो कैलकुलस भी हो जाएगी स्ट्रांग। तो कोशिश यही करनी है कि फंक्शन को स्ट्रांग करें, कैलकुलस को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हुए हम आगे जब कैलकुलस में एंट्री करेंगे तो फंक्शन अगर अच्छे से आता होगा, फंक्शन पे कमांड होगा हमारा, तो हम कैलकुलस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। फंक्शंस कुछ नहीं, रिलेशंस हैं। एक स्टेटमेंट आया, फंक्शंस आर द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। क्या है? फंक्शंस आर स्पेशल रिलेशंस। स्पेशल रिलेशंस तो कोई स्पेशलिटी होती होगी, कुछ स्पेशल रिलेशंस को ही फंक्शंस बोला जाता है। तो वो कौन सी स्पेशलिटी है, आइए देखते हैं। फंक्शन में, फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ऐसा कुछ बोलते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी sets, then a relation f from set A to set B is called a function. A function if every element of A must have a unique image in set B। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का हर एक एलिमेंट यूनिक इमेज अगर होल्ड करता है, यूनिक इमेज होल्ड करता है सेट बी में, तब हम उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि कौन से रिलेशंस फंक्शन हो सकते हैं। हर वो रिलेशन फंक्शन होगा जिसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में एक यूनिक इमेज होल्ड करेगा। गॉट इट? तो every element of set A and unique image in set B, these are the two key words you have to pick up from the definition of function। कि भैया फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऐसा रिलेशन है, सेट ए से बी में एक ऐसा रिलेशन है जब सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज सेट बी में हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर देखिए, मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ये सेट ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। इधर ए बी सी डी, इधर एक्स वाई जेड वी। ए इज रिलेटेड टू एक्स, बी इज रिलेटेड टू वाई, सी इज रिलेटेड टू जेड, डी इज रिलेटेड टू वी। ये रिलेशन है। हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी। यस, इट इज अ फंक्शन। ये क्या है? ये फंक्शन है।
एक और बनाते हैं रिलेशन, देखिएगा ध्यान से। यहां पर एक सेट ए, एक सेट बी, ए बी सी डी एक्स वाई जेड वी। अब आप देखिए ए रिलेटेड टू एक्स, ए रिलेटेड टू जेड, बी रिलेटेड टू वी, सी रिलेटेड टू वाई। क्या ये रिलेशन फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी में? नहीं है फंक्शन। क्यों? दो रीजन है बेटा जी यहां पर। पहला रीजन, एवरी एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। यहां पर एक एलिमेंट डी है जो छूट गया, इसकी कोई इमेज इधर नहीं है। तो डेफिनेशन का पहला क्लॉज, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव, तो एवरी एक छूट गया। दूसरा, हैव अ यूनिक इमेज। देखो क्या एलिमेंट ए की इमेज यूनिक है? ना बाबा, ए दो एलिमेंट से रिलेटेड है, ए की दो इमेजेस हैं। एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए इफ हैविंग मोर देन वन इमेज, दैट मीन्स ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, यूनिक इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही, मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो ये नॉट अ फंक्शन। तो बच्चों एक बात तो समझ में आ गई इन दोनों ही एग्जाम्पल्स के साथ डेफिनेशन को एक्सप्लोर करते समय कि कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। हर वो रिलेशन ही फंक्शन होगा जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज सेट बी में एग्जिस्ट कर रही होगी। आई थिंक आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई, फंक्शन डिफाइन हो गया। अब कुछ चीजें और समझने की हैं। एवरी, एक स्टेटमेंट है बेटा, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट every relation is not a function। मतलब हर फंक्शन रिलेशन है, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने अपने पहले डिस्कशन में इस बात को बताया, अभी अभी इस डेफिनेशन एक्सप्लोर करते समय इस बात को बताया कि कैसे एक रिलेशन फंक्शन होगा। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में इसको डाला जा सकता है किसी भी एस्पेक्ट में, दैट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन बट एवरी रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो ये बात याद रखनी है। अब जब फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया कि एक रिलेशन एफ है जो सेट ए के एलिमेंट्स को रिलेट कर रहा है और सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, तो यहां पर ये जो बेटा सेट ए है, ये जो सेट ए है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। और किसी भी फंक्शन का डोमेन कभी भी एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर किसी फंक्शन में, फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं सेट ए से बी में, और ए अगर नल सेट है तो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ए कैन नॉट बी द नल सेट, तो डोमेन नल सेट नहीं हो सकता। डोमेन मस्ट बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो ये डोमेन है और इस सेट बी को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, सेट ए को डोमेन, सेट बी को कोडोमेन। समझने की कोशिश कीजिएगा। सेट ए, सेट बी, लेट अस से x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, y5। ये एक फंक्शन मैं आपके सामने प्लॉट कर रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। क्राइटेरिया फुलफिल है, ये एक फंक्शन है। हम लोग कहते क्या है पता है, x1 की f इमेज है y1, x1 की
f इमेज है y1, x2 की f इमेज है y2, x3 की f इमेज है y3, x4 की f इमेज है y3। तो यहां पर एक बात क्लियर हो रही है कि ये y1, y2, y3 क्या है, ये बेसिकली इमेजेस हैं। x1 की y1 है, x2 की y2 है, x3 की y2 है, x4 की y3 है, ये f इमेजेस हैं इधर। इसको रिवर्स में अगर पढ़ें तो y1 की प्री इमेज है x1, y2 की प्री इमेज है x2, y2 की एक और प्री इमेज है x3, y3 की प्री इमेज है x4। तो ये जब इधर से इधर देखना बच्चों, जब इधर से इधर बोलते हैं तो ये प्री इमेज है, जब इधर से इधर चलते हैं तो ये f इमेज है। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो f इमेजेस हैं, f images corresponding to every element of the domain, जो f images का सेट है ये कहलाता है रेंज। तो रेंज क्या है? रेंज बेसिकली कंफ्यूजन है बच्चों को, कोडोमेन और रेंज में रहती है। तो रेंज और कोडोमेन में कंफ्यूज ना करने का, रेंज और कोडोमेन में कंफ्यूज नहीं होना है। कोडोमेन डिफाइंड है फंक्शन के साथ, जब सेट ए से बी में हम डिफाइन कर रहे हैं किसी फंक्शन को तो बी उसका कोडोमेन है, श्योर है, दिया है, फंक्शन में गिवन है। रेंज, रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज क्या है? रेंज इज व्हाट सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट की जो एफ इमेजेस से एक सेट बनेगा वो रेंज है। हां, तो रेंज का हर एक एलिमेंट कोडोमेन में होगा। तो इसका मतलब एक बात क्लियर है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन के बारे में मैं एक बात और बता दूं, डोमेन को एक और चीज बोलते हैं हम लोग, ये कहलाता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी बताता हूं इसको। ये सेट ऑफ फॉर विच function is well defined, मतलब उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज का सेट है जिनके लिए फंक्शन वेल डिफाइंड है, वो डोमेन है। तो यहां पर हम लोगों ने डोमेन, रेंज की बात करी, फंक्शन को डिफाइन किया। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डोमेन, चूंकि हम लोग का क्लास 12th का जो सिलेबस है बोर्ड्स का, दैट इज ओनली फोकसिंग ऑन basically the algebraic functions and some special cases of algebraic functions like rational expression of two algebraic functions or sum of two algebraic, difference of, multiplication of, in some cases कुछ logarithmic exponential functions भी इन्वॉल्व कर लिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस क्लास 12th में बहुत ज़्यादा नहीं है, बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। दैट्स वाई हम उस तरह के ही क्वेश्चंस को यहाँ पर कंसीडरेशन में ले रहे हैं। तो आइए देखिए जरा, अगर हमको डोमेन फाइंड आउट करना है तो देखिए, अब हमने फंक्शन का डोमेन को डिफाइन कर लिया कि डोमेन क्या होता है, हमको समझ में आ गया। हमको फंक्शन का कोडोमेन पता है, हमको फंक्शन की रेंज भी पता चल गई, और सबसे बड़ी बात है बेटा जी, हमको रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस करना भी आ गया। अब हम बात करते हैं, जब फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये बेसिकली रूल है, फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो x वेरिएबल है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये चूंकि x इनपुट यहां पर दोगे, बेसिकली f क्या है, फंक्शन को एज अ लेमैन लैंग्वेज में समझिए तो फंक्शन एक रूल है या प्रोसेसर है जिसमें इनपुट दिया जाएगा
तो वो प्रोसेस करके एक आउटपुट दे देगा। फंक्शन क्या है? एक रूल है, उस रूल में, उस प्रोसेसर में इनपुट देंगे, आउटपुट मिलेगा। इनपुट वो है जिनके लिए ये प्रोसेसर वेल डिफाइंड है, मतलब फंक्शन वेल डिफाइंड है, मतलब x की वैल्यूज, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज, एंड दोज वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जब प्रोसेस करेगा तो f इमेजेस देगा, यानी कि रेंज देगा। तो सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स ऑफ दैट प्रोसेसर रेंज कहलाता है, और इनपुट तो डोमेन है ही, ये हमको पता है। तो यहां पर इनपुट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो फंक्शन को जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू fx, तो जैसे मान लीजिए यहां पर आते हैं, अब हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन मान लीजिए हमको फाइंड आउट करना है, डोमेन हमको फाइंड करना है, हमको फंक्शन डिफाइन किया गया x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या पढ़ा है आपने? पॉलिनोमियल फंक्शंस का जो डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शंस हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, यानी कि ये ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, ये भी ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। लेकिन ये फंक्शन एज अ होल कब डिफाइंड होगा? जब ये नॉन जीरो हो, डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। तो अगर इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है तो हमें इस फंक्शन को वेल डिफाइंड करना है, वो वैल्यूज चाहिए x की, और वो वैल्यूज x की कैसे मिलेंगी? जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा, यानी कि x प्लस 1 जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि x माइनस 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन बेटा जी क्या लिखेंगे हम? इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स में से एक पॉइंट ये -1 निकाल देंगे, तो r माइनस 1 विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये डोमेन का एस्पेक्ट है। डोमेन निकालने के लिए हमने इस फंक्शन को वेल डिफाइन किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं डोमेन के लिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर डोमेन के लिए। मान लीजिए एक और फंक्शन कंसीडरेशन में हम ले लें, आइए एक और फंक्शन कंसीडरेशन में लेते हैं हम लोग, जिससे कि ये डिसाइड हो जाए कि भाई कैसे डोमेन निकल रहा है। देखिए ध्यान से, एक फंक्शन है, मान लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर आपसे कहा जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव चीजें ही होनी चाहिए। अगर ये फंक्शन वेल डिफाइंड होगा तो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो गया, x माइनस 3x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो यहां पर कैसे निकालेंगे, नंबर लाइन पर ये -3 ये 3। अब देखिए वेवी कर्व मेथड ऑफ इंटरवल्स लगा रहे हैं हम इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाली, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यूज प्लस माइनस प्लस, हमको लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए, तो हमारा कंसर्न्ड इंटरवल ये होगा, यानी कि x शुड बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3 to 3। क्यों? इक्वालिटी है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन बेटा क्या हो गया? डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया क्लोज्ड इंटरवल -3 to 3, ये आपका डोमेन हो गया। तो यहां पर दिख रहा है कि हम कैसे रियल फंक्शंस की, रियल वैल्यूड फंक्शंस के डोमेन निकाल रहे हैं। कोशिश ये हो रही है खाली कि फंक्शन को हम डिफाइन कर दें। अभी हम और प्रॉब्लम्स लेंगे अपने इसके कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चंस के वीडियोस में, लेकिन अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कैसे डोमेन निकाला जा रहा है किसी फंक्शन का हमने बताया आपको। चलिए आइए रेंज को भी देख लें, क्योंकि रेंज भी तो अल्टीमेटली हमारा कंसर्न है, रेंज भी हमारा ही कंसर्न है। तो आइए रेंज को देख लेते हैं, रेंज को देख लेते हैं।
रेंज में क्या है, आइए रेंज भी देख लेते हैं कैसे निकलनी है, क्योंकि फंक्शन की रेंज भी एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे, और उस केस में अगर आपने रेंज ठीक से नहीं निकाला या नहीं पढ़ा तो आपका नुकसान हो जाएगा भाई। तो यहां पर जरूरी है कि रेंज फाइंड आउट करना भी आपको आ जाए। मान लीजिए एक फंक्शन y ऐसे डिफाइन कर दिया गया 4 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स, और मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि ऐसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो क्या करें इसमें? डोमेन के लिए सबसे पहले ऑल रियल नंबर्स हो सकता था क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, x माइनस 4 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डोमेन तो आपके हिसाब से तुरंत आ गया। क्या आ गया? सेट ऑफ रियल नंबर्स -4। आइए रेंज की बात कर लें। जब कभी भी बेटा रेंज निकालनी होती है तो रेंज में हम लोग रिवर्स प्रोसीजर कर लेते हैं। रेंज में जैसे फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट किया गया है, इसको x एज अ फंक्शन ऑफ y रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखिए कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे एक तरीके से। फॉर x इसको सॉल्व करेंगे तो 4y प्लस XY प्लस x इज इक्वल टू 4। यहां से आप देख सकते हैं y कॉमन 4 प्लस, बल्कि इसमें x के लिए सॉल्व कर रहे हैं बेटा, x कॉमन y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4y। तो यहां से x आ जाएगा 4 टाइम्स 1 माइनस y अपॉन 1 प्लस y। तो ये x आ गया। अब इसको डिफाइन करते हैं, आइए देखते हैं ये कब डिफाइंड होगा। अरे जब ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा भाया। अब डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो मतलब y माइनस 1 नहीं हो सकता, यानी कि y शुड बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स -1। y क्या है यहां के लिए? डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल के सेट को ही क्या बोलते हैं? रेंज। तो फंक्शन की रेंज क्या आ गई भाई? रेंज आ गई सेट ऑफ रियल नंबर्स -1। तो दिस इज व्हाट द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो काफी क्वेश्चंस आपके डोमेन और रेंज पर आपको मिलेंगे। डोमेन और रेंज के अलावा भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो आइए जरा उन पे भी नजर दौड़ाते हैं किस तरह के और क्वेश्चंस मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें अब हम लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शंस की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्लास 11th में भी आपने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, एल्जेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है। लेकिन क्लास 12th में बोर्ड्स में टाइप ऑफ फंक्शंस पे मैपिंग वाले एस्पेक्ट पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन तो हर हालत में आता है जो कि अक्सर दिख जाता है एग्जाम में। अगर PYQs उठाकर आप देखेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स के, किसी भी बोर्ड के देख लीजिए क्वेश्चन पेपर को उठाकर, तो आपको देखेगा भाई फंक्शन के मैपिंग एस्पेक्ट पे क्वेश्चन आ ही रहा है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो हमारा डिस्कशन होना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहला 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन जो है इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, अरे जैसे हम लोग का नहीं होता है घर में, पता चला अजय, बेटा अजय तुम्हारा घर का नाम है पिंटू, तो वैसे ही 1-1 फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्योंकि कई बार पिंटू कहकर कोई पुकारता है तो अजय नहीं सुनता है, कहता है अरे ये तो मेरा ऑफिशियल नेम नहीं है। तो वैसे ही बच्चे, आप लोग जब अपने एग्जाम में अपीयर करोगे, कहीं गलती से उसने इंजेक्टिव फंक्शन बोल दिया तो आप कहोगे अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है आपने भाई। इंजेक्टिव फंक्शन क्या है? 1-1 फंक्शन का ही एक और नाम है। तो याद रखना है कि 1-1 फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है।
वन वन फंक्शन के साथ साथ एक और फंक्शन आपको पढ़ाया जाएगा, मेनी वन फंक्शन, फिर एक पढ़ाया जाएगा ऑन टू फंक्शन, और फिर एक होगा वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है बेटा, ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। वन वन ऑन टू फंक्शन बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, बाइजेक्शन भी कहलाता है। ठीक है ना। अब बारी बारी से देखते हैं वन वन फंक्शन का मतलब क्या है। वन वन फंक्शन का मतलब एफ मैपिंग जो है फ्रॉम सेट ए टू बी, वन वन फंक्शन होगा अगर वन इज रिलेटेड टू वन ओनली, वन इज रिलेटेड टू वन ओनली। इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि सेट ए से बी में ये फंक्शन एफ है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। आप देख सकते हैं यहां पर इस फंक्शन में x1 रिलेटेड टू y1, x2 रिलेटेड टू y2, x3 रिलेटेड टू y3, वन इज रिलेटेड टू वन ओनली। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये वन वन फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन हो गया, ये वन वन फंक्शन है। अब एग्जाम में यार वन वन फंक्शन प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी बात पर आएगा ना कि गिवन अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस दिस दिस, प्रूव दैट इट इज अ वन वन फंक्शन, इट इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। कैसे करेंगे भाई, कई तरीके हैं, ग्राफ से भी शो कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड यहां काम नहीं कर रहा। बोर्ड एग्जाम में ग्राफिकल मेथड से हम अपने क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन तो नहीं लिख सकते, ऑब्जेक्टिव में दैट कैन हेल्प। तो बोर्ड में क्या करेंगे वो भी टेक्निक अभी बताएंगे, एनालिटिकल मेथड है, उसमें कैसे प्रूव करेंगे वन वन फंक्शन है। फिलहाल वन वन फंक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, है कि नहीं होना चाहिए। क्या है वन वन फंक्शन का मतलब, क्या है वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन ओनली, वन इज रिलेटेड टू वन ओनली, वन इज रिलेटेड टू वन ओनली। जब फॉर एवरी एलिमेंट इन सेट ए देयर इज अ सिंगल इमेज इन द सेट बी एंड यूनिक, सिंगल एंड यूनिक, तो वन वन फंक्शन कहलाता है। वन वन फंक्शन के बाद आ जाता है मेनी वन। अब मेनी वन में क्या होगा भाई लोगों देखना, मेनी वन में क्या होगा, सेट ए, ये रहा सेट बी, आपने एफ एक फंक्शन डिफाइन किया x1 x2 x3, यहां पर y1 y2 y3 y4। यार मेनी वन का मतलब है कि इधर के सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट मेनी रिलेटेड टू वन ओनली, मेनी रिलेटेड टू वन ओनली। तो ये मेनी वन फंक्शन कहलाएगा जब एक से ज्यादा एलिमेंट डोमेन के किसी एक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन से रिलेटेड होंगे, तो ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी रिलेटेड टू वन, मेनी रिलेटेड टू वन आपने पढ़ा भी था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शंस। x की बहुत सारी वैल्यूज के लिए y की केवल एक ही वैल्यू है, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर मेनी वन फंक्शंस। वैसे फंक्शन वन वन है कि मेनी वन है, ये ग्राफिकल अप्रोच से अगर देखना है तो वो भी मैं यहां पर आपको दिखा सकता हूं। देखिए फंक्शन मेनी वन है कि वन वन है, ये ग्राफिकली मान लीजिए यहां पर आपके पास मैंने एक ग्राफ बना दिया, लेट्स से ये किसका ग्राफ है, अरे यार ये तो देखा हुआ फंक्शन है क्लास 11th में, ये फंक्शन है a टू द पावर x जब a ग्रेटर देन 0 है ना, बल्कि ग्रेटर देन 0 क्या मैं कहूंगा ग्रेटर देन 1 है, 0 भी इससे भी बड़ा है 1 से भी बड़ा है। और एक और ग्राफ मैं यहां पर बना रहा हूं, आप ध्यान से देखो, अरे ये ग्राफ तो साइन एक्स का ग्राफ बना दिया सर जी आपने तो साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। हां बिल्कुल बना दिया, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं यहां पर देखिए एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस कट्स
the curve, the graph, you should say the graph at one point only. मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब दैट इंप्लाइज फंक्शन 1 है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन दिख रहा है हमारे ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है तो मेनी 1, ठीक है ना। यहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस if intersects the graph of the function at more than one point, function is many one। और शायद यही रीजन है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस मेनी वन फंक्शंस कहलाते हैं। और आपने देखा यहां पर कैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी 1 है। तो 1 फंक्शन का मतलब समझ में आ गया, मेनी वन फंक्शन का मतलब समझ में आ गया। आइए अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं अब, क्योंकि ऑन टू फंक्शन इंपॉर्टेंट है। उस पर भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जब फ्रेम करता है बोर्ड में तो उसमें वो क्वेश्चन फ्रेमिंग इस तरह की होती है कि फंक्शन को 1 भी प्रूफ करना है और ऑन टू भी प्रूफ करना है। तो क्लास 12th बोर्ड एस्पेक्ट क्या कहता है, कैसे एनालिटिकल वे में वहां पर प्रूविंग करेंगे कोई फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, क्योंकि ऑन टू चेक करना हमारे हाथ में है। देखिए यहां पर ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं, ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया फ्रॉम सेट ए टू बी, ये है x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3। आप ध्यान से देखिए, x1 रिलेटेड टू y1, x2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू y, और ये यहां पर आप देखिए दो मैं फंक्शन बना रहा हूं, दो डायग्राम मैं बना रहा हूं आपके समझने में आसानी हो, इसलिए दो फंक्शन बना रहा हूं x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4। जरा ध्यान से देखिएगा भाई, जरा ध्यान से देख, तेरा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान इधर होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट इधर ही है भाई, जरा ध्यान दो। यहां पर देखिएगा, गौर करने वाली बात, फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब कहते हैं ना देयर शुड बी नो एलिमेंट इन कोडोमेन, देयर शुड बी नो एलिमेंट इन कोडोमेन which do not have its pre-image in domain। मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना एग्जिस्ट कर रही हो। इसका मतलब इधर हर एक एलिमेंट यानी कि इंटायर सेट बी ऑक्यूपाइड होना चाहिए, यहां का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सबकी प्री इमेज होनी जरूरी है ऑन टू होने के लिए। तो फंक्शन ऑन टू तभी होगा जब कोडोमेन फुल्ली ऑक्यूपाइड हो, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट हैव इट्स प्री इमेज इन द डोमेन। जैसे यहां देखो, क्या ये ऑन टू है? अरे बाबा देखो ऑन टू है क्या? नहीं है ये ऑन टू। क्यों नहीं है? y4 एक एलिमेंट ऐसा है कोडोमेन का जिसकी परी इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही, जिसकी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही है। परी वाली इमेज, परियों वाली इमेज है, परी इमेज नहीं भाई, प्री इमेज। y4 की प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही, इसलिए ये ऑन टू नहीं है। तो इसमें कहेंगे नॉट ऑन टू। और नॉट ऑन टू का मतलब क्या होता भाई? इनटू। तो नॉट ऑन टू है और ये ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू नहीं है। ये ऑन टू है, ये ऑन टू नहीं है। ये क्यों ऑन टू नहीं है एक बार फिर से सुनो। y4 एक एलिमेंट है कोडोमेन का जिसकी प्री इमेज नहीं है डोमेन में। तो ऑन टू होने के लिए जरूरी है कि हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो,
कोडोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज ना एग्जिस्ट कर रही हो, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू होने के लिए एक की निकल कर आ गई कि भैया रेंज ऑफ द फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। मतलब अब अगर कहीं हमें फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करना होगा तो हम कैसे करेंगे भाई? हम उस फंक्शन की रेंज निकालेंगे, चूंकि कोडोमेन तो फंक्शन में दे ही रखा होता है, हम कोडोमेन के इक्वल प्रूफ कर देंगे रेंज को, और जब रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाएगी बेटा तो हमारा फंक्शन ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना? तो कैसे हम 1-1 प्रूफ करेंगे, कैसे ऑन टू प्रूफ करेंगे, ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए आइए अब पढ़ते हैं एक और टाइप ऑफ फंक्शन पे जिसका अरे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लास 12th बोर्ड में इस पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है। इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं? इन्वर्टिबल फंक्शंस मतलब कैसे प्रूफ किया जाएगा कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, वो भी देखना जरूरी है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करते हैं। आइए, इनवर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब इफ फॉर अ फंक्शन inverse exists, then function is said to be invertible। मतलब फंक्शन को इन्वर्टिबल हम तभी कह सकते हैं जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। अरे भाई, तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा किसी फंक्शन का? ये भी लिख लीजिए। तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? मतलब फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ इट इज a 1-1 on to function। if it is 1-1 on to function मतलब अगर फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है, केवल तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। आपसे कहते भी यही है, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आता है, उसमें बोलते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं ये चेक करो यार। तो कुछ नहीं करना होता है यार, 1-1 चेक कर देना होता है और दिखा देना होता है ऑन टू के लिए कि रेंज और कोडोमेन सेम सेट है, तो 1-1 ऑन टू फंक्शन आराम से प्रूव हो जाता है। ठीक है ना? तो इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या हैं? जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। और इन्वर्स किन फंक्शंस का एग्जिस्ट करता है? कौन से फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं? जो 1-1 ऑन टू होते हैं। मतलब केवल 1-1 ऑन टू फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इस लाइन को नोट करके रखिएगा बच्चों, आगे के वीडियोस में दिखने वाला है इसका इंपैक्ट और बहुत धुआंधार तरीके से ये बात निकल कर आएगी। तो 1-1 ऑन टू फंक्शंस का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर 1-1 ऑन टू फंक्शंस। ठीक है ना? तो 1-1 ऑन टू फंक्शंस का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये बात क्लियर हो गई। मतलब इन्वर्टिबल फंक्शंस कौन होंगे, किन फंक्शंस को इन्वर्टिबल बोलेंगे? जो फंक्शंस 1-1 ऑन टू होंगे। ठीक है ना? तो बच्चों यहां पर आपको मैंने देखिए सारे एस्पेक्ट्स जो फंक्शन के क्लास 12th में जिन पर क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, लगातार क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में मैंने यहां पर बताया है। इन्वर्टिबल फंक्शंस के बारे में हमने बहुत लिमिटेड बताया है क्योंकि इस पे जो भी क्वेश्चन यहां पर फ्रेम होता है बोर्ड्स में, वो केवल और केवल फोकस्ड होता है कि फंक्शन को 1-1 ऑन टू बस प्रूफ कर दीजिए और शो कर दीजिए कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है, दैट्स इट। तो इतना कॉन्सेप्ट, चूंकि क्लास 12th फोकस्ड रैपिड रिवीजन वीडियोस हैं ये हमारे, अभी हम जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए वीडियोस बाद में करेंगे।
इसके बाद पहले 20 वीडियोस के बाद हम जेई मेंस और जेई एडवांस के वीडियोस भी करने वाले हैं, जिनमें हम आपको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे हेल्प कर पाएं और बहुत बढ़िया एडवांस के लिए तो बहुत सुपर डुपर धमाकेदार क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं। लेकिन फिलहाल अभी इन्वर्टेबल फंक्शन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे इन्वर्टेबल फंक्शंस को देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए कि विच टाइप ऑफ फंक्शंस आर इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल फंक्शंस वो हैं जिनमें 1 भी हो फंक्शन और ऑन टू भी हो। और ये आगे अब अगले वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। अगले वीडियोस में जब हम अगला वीडियो अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर लेंगे तो उस वीडियो में कुछ पोर्शन शुरुआत का इन क्वेश्चंस पर होगा, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि फंक्शन कैसे इन्वर्टेबल प्रूफ किया जा रहा है, कैसे 1 1 ऑन टू प्रूफ किया जा रहा है। थैंक यू।